चलिए, गुड आफ्टरनून। थोड़ी खांसी हो गई मुझको। हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सॉरी। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्विध्रुवी व्यवस्था और बहुकेंद्रीय व्यवस्था दो प्रतिमान स्पष्ट रूप से उभरने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बायपोलर सिस्टम है ना, दो ध्रुव, अमेरिका का ध्रुव और सोवियत यूनियन का ध्रुव। युद्ध के पहले जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, जापान, स्पेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन, इन जितने सारे शक्तिशाली थे, इनमें से सिर्फ दो बचे बड़े, सोवियत संघ और अमेरिका। युद्ध का अर्थ महान या उच्च शक्ति है, ग्रेट और सुपर पावर। और ध्रुवीकरण की परिभाषा देते हुए ऑसगुड एंड टकर ने कहा, ध्रुवीकरण व्यवस्था से हमारा अभिप्राय सैन्य शक्तियों के केंद्रों से है ना। मीनिंग ऑफ बायपोलैरिटी या द्विध्रुवीकरण का अर्थ है कि द्विध्रुवी व्यवस्था का अर्थ है वह व्यवस्था जिसमें दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है, तो दो प्रतिपक्षी राज्य ब्लॉक होते हैं। ये मान के चलिए, ये बात है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पहले वाली, जो पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके 1991 तक चलिए। हमने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, यही कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर था। द्विध्रुवी व्यवस्था को ही आप कोल्ड वॉर समझें। कॉजेस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायपोलैरिटी, एक तो पहली बात है महाशक्तियों की संख्या में कमी हो गई। अमेरिकी अलगाववाद का अंत, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अमेरिकी अलगाववाद, ये समझना पड़ेगा। अमेरिका का नारा था अमेरिका फॉर अमेरिकन्स। अब धीरे धीरे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने के लिए मैदान में कूद गया। मैंने कई बार कहा था, एक शाहिब की मूवी थी, फटा पोस्टर निकला हीरो, है ना। तो ये हीरो निकल के आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिरोशिमा नागासाकी के बाद से बड़े प्लान्ड तरीके से। अमेरिकन पॉलिटिक्स को अगर आप समझेंगे तो आज से 100 साल पहले वुड्रो विल्सन का वो 14 सूत्र, पर उसने देखा कि अभी नई समय है, फिर धीरे धीरे वो वेट किया, देन वेटेड टिल दैट हिरोशिमा नागासाकी। कोल्ड वॉर के लंबे पीरियड में उसने धीरे धीरे लैटिन अमेरिका को, यूरोप को अपने कब्जे में किया, साम्यवाद को खत्म करने की तैयारी। और साथ ही साथ देखिए, जो और प्रतिद्वंदी उसको दिखते थे, चाहे वो एक छोटा सा प्रतिद्वंदी था सद्दाम हुसैन, सबको एक एक करके खत्म किया डेमोक्रेसी के नाम पे। बहुत ही प्लान्ड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अलगाववाद अंत हो गया। राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की विशिष्ट भावना आ गई, स्पेसिफिक सेंस ऑफ कंपटीशन इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर। देन कोल्ड वॉर एंड अलायंस पॉलिटिक्स, कोल्ड वॉर भी आ गया और अलायंस पॉलिटिक्स मतलब गठबंधन की राजनीति, समझौता राजनीति का संघर्ष। फिर परमाणु शस्त्र दौड़ आई, न्यूक्लियर आर्म्स रेस आई। अब द्विध्रुवी के प्रकार भी बताए गए। स्टीवन रोजन और वॉल्टर जोन्स ने एक कठोर द्विध्रुवी व्यवस्था और एक शिथिल द्विध्रुवी व्यवस्था। इसके बाद फिर आया मल्टी पोलैरिटी और बहुध्रुवीकरण। ठीक है, अब देखिए, जो कठोर द्विध्रुवी व्यवस्था, जब एक तरफ अमेरिका एक तरफ सोवियत यूनियन, पर इसमें भी बदलाव आए। अब देखिए बदलाव क्या हुआ, सोवियत ब्लॉक भी कमजोर होने लगा। आप देखेंगे कि 89 के जर्मनी के एकीकरण के बाद से हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में धीरे धीरे साम्यवादी शासन समाप्त हो गया।
यूगोस्लाविया जैसे देशों में राष्ट्रवादी शक्तियों में वृद्धि हुई और कहीं ना कहीं कम्युनिज्म धीरे धीरे समाप्त होने लगा। सोवियत यूनियन और चीन में भी वैचारिक मतभेद आने लगे और पूरे ईस्टर्न यूरोप में स्वतंत्रता की लहर दौड़ पड़ी, है ना। यही वो बदलाव का समय है जो हमने आपको कई बार पढ़ाया कि सोवियत विघटन के कारण क्या थे। तो सोवियत संघ, इसी को हम कहते हैं शिथिल द्विध्रुवी व्यवस्था, है ना। और ये जैसी वो द्विध्रुवी व्यवस्था शिथिल हुई तो 2 पोल की जगह मल्टीपोलर सिस्टम बन गया। तो सोवियत ब्लॉक कमजोर हो गया, उधर अमेरिकी ब्लॉक पे भी फर्क पड़ने लगा। अमेरिकी ब्लॉक में 2 उसके प्रमुख जो सलाहकार थे, ब्रिटेन और फ्रांस, बिना सूचना दिए स्वेज के अभियान में लग गए, स्वेज नहर के अभियान में। फ्रांस का एक लीडर था जनरल डिगॉल, उसके नेतृत्व में उसने अपने देश को फिर स्ट्रांग बनाना शुरू किया। फ्रांस ने वियतनाम संबंधी जो पॉलिटिक्स थी उसकी, कॉमन मार्केट में ब्रिटेन का प्रवेश, ऐसी कई बातों का विरोध किया। 1966 तक आते आते तो उसने नाटो से पृथक होने की धमकी भी दे दी। अमेरिकन ब्लॉक को एक झटका और लगा कि जब लैटिन अमेरिका में राष्ट्रवादी लहर ने अमेरिका के नियंत्रण में ढील ला दी, उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन आ गया, ये तो इन्हीं के खिलाफ था। परमाणु क्लब का विस्तार हुआ, इसमें और बाकी देश भी आने लगे। फ्रांस आ गया, चीन आ गया, इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, अब तो इजराइल भी है और आपका नॉर्थ कोरिया भी है। फिर नए राज्यों का उदय। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने पढ़ाई हुई है आप लोगों को कि कैसे यूरोप ने अपने को जो एक किया, यूरोपियन यूनियन बनाया, इसने भी अमेरिकन कंट्रोल को थोड़ा सा कम किया। देखिए बहुत मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसको अपन कहते हैं विरोधाभास। नाटो भी है और यूरो भी है। जहां नाटो में यूरोप साथ में है, यूरोप किसके साथ है? अमेरिका के, पर वहीं यूरो बना करके वो अपने को मजबूत कर रहा है। फिर आर्थिक शक्ति के रूप में जापान और जर्मनी का उदय। तो ये देखिए, ये हमने अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, ये आपका नई विश्व व्यवस्था। देखिए पृथ्वी माने विश्व जो है वो बदलते रहेगा। ये हमने आपको कई बार पढ़ाया कि 1919 में क्या स्थिति बनी थी, या उसके पहले जो आपका अंपायर था टर्की का, वो अंपायर कैसे टूटा, उसके बाद बल्कान राज्यों में कैसे संघर्ष हुए। तो कभी कोई 1 2 3 4 राष्ट्र कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। दुनिया के जो 15-20 प्रमुख देश हैं उनके क्रम में निरंतर हम बदलाव देखते रहते हैं। और 91 के बाद इस टर्म को जॉर्ज बुश ने यूज किया कि उसने कहा कि जॉर्ज बुश सीनियर, है ना, 2 जॉर्ज बुश है, सीनियर भी है जूनियर भी है, बाप बेटा, है ना। अमेरिकन राष्ट्रपतियों के नाम कहीं ना कहीं लिख के रख लेना तुम लोग, मैंने कई बार कहा, उसको कोल्ड वॉर में भी काम आ जाएगा। तो उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा कि अब देखिए दुनिया बदल रही, नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था क्या आ रही है? अब अमेरिका ने इस नई विश्व व्यवस्था में आने के पहले उसने जो 1990 का इराक वॉर है और 91 का सोवियत संघ का विघटन है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है कि 89, 90, 91, 92 बहुत चेंजिंग टाइम है। तो इस पूरे पीरियड ने अमेरिका को बिल्कुल नए रूप से स्थापित किया। पर संघर्ष विद्यमान है, ऐसा नहीं है कि अब अमेरिका अगर स्थापित हो गया है तो वो फॉरएवर स्थापित रहेगा। इन 30 वर्षों में आप देखिए कि जहां पे रशिया दोबारा स्ट्रांग हो रहा है, इन द लीडरशिप ऑफ प्यूटिन, चाइना बहुत ही शक्तिशाली देश बनता चला जा रहा है, जर्मनी जापान जैसे आपने पढ़ा वो बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया, इधर के जो अरब कंट्रीज है इसमें भी खासतौर से सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ये बड़े स्ट्रांग है। इंडिया अपने में एक पावर है, पर इंडिया को और टाइम लगेगा। तो ये दिस ऑल द चेंजिंग सिनेरियो ही कहीं ना कहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। पॉइंट मैं ऐसे बता दूंगा, वो बहुध्रुवी व्यवस्था है ना, फिर द्विध्रुवी, कठोर, शिथिल, ये सब सारा मैं बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल 10 मिनट का हो रहा है पूरा।